गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड हमारे देश में काफी समय से एक इन्वेस्टमेंट का रिसोर्स रहा है। आप में से काफी लोग जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते होंगे तो आपके माइंड में सबसे पहले गोल्ड एक ऑप्शन आता होगा। और आए भी क्यों ना भला, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आज की डेट में गोल्ड का रेट कितना हो गया है। अगर मैं आज के रेट की बात करूं तो गोल्ड का रेट 10 ग्राम का 74,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो अगर आपने भी गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट या गोल्ड से रिलेटेड चीजें आपने एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास रखी हुई हैं, तो आपके लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि जब आप उस गोल्ड को बेचेंगे या उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई हैं, जब आप उन्हें बेचेंगे तो आपको उसके ऊपर कितना टैक्स देना होगा या उनके ऊपर जो टैक्सेस की बातें हैं वो सब आपको जाननी पड़ेंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लगने वाले टैक्सेशंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एज ए इन्वेस्टमेंट गोल्ड अपने पास रखा हुआ है या गोल्ड पेपर अपने पास रखे हुए हैं या आप गोल्ड डेरिवेटिव्स में डील करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सी विकास शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए इनकम टैक्स, जीएसटी एंड फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं टैक्सेशन ऑन गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप गोल्ड या गोल्ड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स अपने पास रखते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन किस तरह से लगने वाला है, क्या प्रोविजंस हैं, कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं टैक्सेशन ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो किस प्रकार से हो सकती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 प्रकार के आपको इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन दिखाई देते हैं इन गोल्ड। या तो आप फिजिकल गोल्ड परचेज कर सकते हैं या आप ज्वेलरी फॉर्म में भी गोल्ड परचेज कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बार फॉर्म में, कॉइन्स फॉर्म में परचेज किया हुआ है या आपने उसको ज्वेलरी फॉर्म में परचेज किया हुआ है। सेकंड जो आपके पास ऑप्शन रहता है वो रहता है पेपर्स फॉर्म में। इसका मतलब आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स या इससे रिलेटेड जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सो दीज इन्वेस्टमेंट्स आर इन द पेपर फॉर्म। इसका मतलब आपको यहां पर बॉन्ड्स इश्यूज किए जाते हैं या कुछ पेपर्स इशू किए जाते हैं जो कि आपको इशू किए जाते हैं एज ए गोल्ड इन्वेस्टमेंट। और तीसरा तरीका, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव्स। इसका मतलब आप यहां पर फिजिकली गोल्ड परचेज नहीं करते हैं, इवन आप कोई पेपर भी परचेज नहीं करते हैं, रादर यू आर जस्ट डूइंग अ डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन द गोल्ड, जहां पर गोल्ड एक अंडरलाइन असेट हो जाती है। जैसे कि मैं कह सकता हूं आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, द सेम वेज आप गोल्ड में भी ट्रेडिंग करते हैं जहां पर आप फिजिकली कोई भी गोल्ड परचेज नहीं करते हैं। सो इफ आई कंक्लूड द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द गोल्ड, तो आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला है फिजिकल गोल्ड, सेकंड नंबर पर आता है पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड को बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम ETF कहें या पेपर गोल्ड कहें तो दोनों का मतलब एक ही होगा। और तीसरे नंबर पर जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं गोल्ड डेरिवेटिव, जहां पर गोल्ड एक अंडरलाइन असेट आपके पास होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीनों ही इन्वेस्टमेंट्स मोड के टैक्सेशन के बारे में क्लैरिटी दूंगा। अगर आपके पास एक फिजिकल गोल्ड है तो उसको बेचने पर आपको किस प्रकार का टैक्स लगेगा, अगर आपके पास पेपर गोल्ड है तो उसके केस में टैक्सेशन क्या होगा, और अगर आपके पास एज एन डेरिवेटिव है तो वहां पर आपका टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करेगा। तीनों की ही चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने टैक्सेशन ऑफ फिजिकल गोल्ड के बारे में। दोस्तों, फिजिकल गोल्ड अगर आप अपने पास रखते हैं तो वहां पर कैपिटल गेन के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं। अब फिजिकल गोल्ड आप 2 कैटेगरीज में अपने पास रख सकते हैं, या तो वो लॉन्ग टर्म होगा या वो शॉर्ट टर्म होगा। अगर किसी भी गोल्ड को आप अपने पास फॉर अ मोर देन पीरियड ऑफ 36 मंथ रखते हैं, देन दैट गोल्ड विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और उससे होने वाले गेन को हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जबकि अगर आप कोई गोल्ड अपने पास रखते हैं 36 मंथ से कम, तो उस केस में उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, और वहां से होने वाले गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन में रखेंगे। तो जब भी आप अपना फिजिकल गोल्ड बेचते हैं और वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उस गेन पर आपको 20% का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि यहां पर एक बात और है कि जब भी आपका कोई कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा।
जिसकी वजह से आपका कैपिटल गेन कंपैरेटिवली कम कंप्यूट होगा। जबकि अगर यही मैं बात करूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो वहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के केस में जो आपका टैक्स का रेट रहेगा वो आपके स्लैब के अकॉर्डिंग रहेगा। इसका मतलब अगर आप 10% के रेट में आते हैं, 20% के रेट में है, 5% के रेट में है या 30% के स्लैब ब्रैकेट में है, तो जो भी आपका एप्लीकेबल स्लैब रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा इन केस ऑफ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों फिजिकल गोल्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक छोटा सा ड्रॉबैक भी लिया जा सकता है, जो कि अगेन आपके लिए कॉस्ट ही बनेगा। जब भी आप गोल्ड परचेज करने जाते हैं विच इज इन फॉर्म ऑफ फिजिकल गोल्ड, अब चाहे वो ज्वेलरी हो सकती है, चाहे वो गोल्ड बार हो सकते हैं, चाहे वो गोल्ड कॉइन्स हो सकते हैं, तो वहां पर आपको 3% का जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना होता है, जो कि आपको जनरली गोल्ड डेरिवेटिव्स में या गोल्ड पेपर के केस में नहीं देना होता है। तो ये जो 3% आप जीएसटी पे करते हैं वो भी आपके लिए एक प्रकार की कॉस्ट ही बन जाएगी। तो इसको भी मैंने टैक्सेशंस में ही इंक्लूड किया हुआ है, बिकॉज आपको गोल्ड के ऊपर 3% का जीएसटी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। एंड वन मोर थिंग रिलेटेड टू द फिजिकल गोल्ड, हालांकि वो मेरे कॉस्ट से एसोसिएटेड नहीं है, बट स्टिल अगर फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको उसकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ते हैं, तो वो भी आपके लिए अगेन एक कॉस्ट ही इंक्रीज करता है। तो यहां पर फिजिकल जो गोल्ड आप अपने पास रखते हैं उसको बेचते समय जो आपको इनकम होगी उसके टैक्सेशंस को हमने समझा है। अब बात करते हैं पेपर गोल्ड के बारे में। तो पेपर गोल्ड में दोस्तों बेसिकली आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं या गोल्ड डिपॉजिट सिक्योरिटीज होती हैं। सम टाइम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, सम टाइम ये प्राइवेट भी हो सकती हैं। तो ऐसे में जो इसका टैक्सेशन है वो लगभग सिमिलर है आपके फिजिकल गोल्ड जैसा ही। लेकिन इसमें एक फर्क है, एक्चुअली में इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे गोल्ड बॉन्ड हैं जो एग्जेम्प्ट हैं। इसका मतलब अगर आप उनको बेचते हैं और उनके ट्रांसफर पर आपको कोई अमाउंट रिसीव होता है, एप्रिसिएशन रिसीव होता है, तो उस पर आपसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। तो यहां पर जो प्रॉफिट होगा आपको ईटीएफ बेचने से, एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड्स को बेचने से, या जो म्यूचुअल फंड्स हैं गोल्ड से रिलेटेड, उनको भी कैपिटल गेन की डेफिनेशन में ही रखा जाएगा। एंड मोर और लेस जो टैक्सेशन आपने फिजिकल गोल्ड के केस में देखा था वही यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी, लाइक अ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में एग्जेम्प्टेड है, इसका मतलब उन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। एंड वन मोर थिंग जो यहां पर आपको एज ए बेनिफिट क्रिएट करती है, दोस्तों जब भी आप अपने पास फिजिकल गोल्ड रखते हैं तो फिजिकल गोल्ड आपको कोई इनकम जनरेट करके नहीं देता है एक्सेप्ट द एप्रिसिएशन। लेकिन अगर आप यही पेपर गोल्ड रखते हैं लाइक इन अ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि गवर्नमेंट डिपॉजिट्स बॉन्ड है, तो उस केस में आपको 2.5% एनुअली इंटरेस्ट भी रिसीव होता है, एंड दैट इंटरेस्ट इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बनाएं तो वहां पर आप इस इंटरेस्ट को इंक्लूड कर लीजिएगा, बिकॉज वो एग्जेम्प्ट नहीं है। लेकिन यस, जब आपके बॉन्ड मैच्योर हो जाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो जब आपके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योरिटी पर जो आपको पैसा मिलता है वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा, उस पर आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड इन्वेस्टमेंट मोड की, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। दोस्तों डेरिवेटिव्स बेसिकली होते हैं जहां पर आप एक्चुअली में गोल्ड में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में किसी पेपर में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, रादर आप वर्चुअली ट्रेड कर रहे हैं जहां पर गोल्ड को एक अंडरलाइन असेट की तरह से कंसीडर किया जाता है। आपने बहुत सुना होगा कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी मार्केट है। तो जैसे कमोडिटी मार्केट होती है वहां पर गोल्ड भी एक डेरिवेटिव कंसीडर किया जाता है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने कमोडिटी मार्केट का जो नेचर ऑफ ट्रेड देखा होगा तो आपको पता होगा कमोडिटी मार्केट बिल्कुल एफ&ओ की तरह से काम करती है। जैसे हमारे शेयर्स मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक ऑप्शन है बिजनेस करने का, द सेम वे गोल्ड डेरिवेटिव भी उसी के प्रकार का एक ऑप्शन है जहां पर आप बिजनेस कर सकते हैं और वहां से आप इनकम कमा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके टैक्सेशन सिस्टम की, तो जिस प्रकार से इनकम टैक्स में एफ&ओ को कंसीडर किया जाता है, एफ&ओ के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से गोल्ड डेरिवेटिव में ट्रेड करने पर उसको भी टैक्स किया जाता है।
इसका मतलब आप अगर गोल्ड डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आपकी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, और बिजनेस में भी इसको नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस माना जाएगा। नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का मतलब यह हुआ दोस्तों, अगर आप गोल्ड डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं तो जो भी आप इनकम यहां से कमाएंगे उसके अगेंस्ट अगर आपके कोई खर्चे भी हुए हैं तो आप उन एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ पेइंग इनकम टैक्स। तो वहां पर आपकी प्योर इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा, जो इनकम आपने कमाई है आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल द रेलेवेंट एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ दैट ट्रेडिंग। सो अगर मैं यहां पर कंक्लूड करूं इसको, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये प्योरली एंड प्योरली आपकी बिजनेस की इनकम है, और बिजनेस की इनकम में भी नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम इसे माना जाएगा। एंड अगेन अगर आप गोल्ड डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फ्री काम करेगी अगर आप इसे बिजनेस में लेकर जा रहे हैं। हालांकि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं इसके अगेंस्ट में, जो कि सेक्शन 44 AD है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न 4 फॉर्म फाइल करके अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों गोल्ड से जुड़ी हुई एक और बात मैं आपको इनकम टैक्स में बता देना चाहता हूं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा गोल्ड होता है जो कि हमने एज एन इन्वेस्टमेंट अपने पास रखा हुआ होता है, बट आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स के हिसाब से एक प्री डिफाइंड लिमिट है कि इतना गोल्ड आपके पास रह सकता है, और अगर उसके ऊपर आपके पास गोल्ड होता है तो आपको उसका जस्टिफिकेशन देना होगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस पर्टिकुलर गोल्ड का या उस इन्वेस्टेड गोल्ड का कोई डिस्क्लोजर नहीं है या कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, देन ऐसे में उस गोल्ड को अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा सकता है। और इनकम टैक्स में एक सेक्शन है सेक्शन 69A, जिसके थ्रू आपके अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट को, जो कि मेरा यहां पर गोल्ड है, तो उसको स्पेशल रेट से इनकम टैक्स किया जा सकता है। आप अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन 69 के हिसाब से अगर आपके पास कोई भी अनएक्सप्लेन्ड मनी है, कोई बुलियन है, ज्वेलरी है, या कोई भी सिमिलर असेट है जो कि टैक्स पेयर के अपने पास रखी हुई है, और जब असेसी से पूछा जाता है कि वो इसकी ओनरशिप को क्लेम करे और इसके पीछे के जस्टिफिकेशन दे या एविडेंसेस प्रोवाइड करे, जिससे कि पता चलता हो कि उसने ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड कर रखा है या नहीं, लेकिन वो ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता है या उसके रीजनेबल रिस्पॉन्सेज नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में सेक्शन 69A ये कहता है कि आपके इस अमाउंट को, आपके इस इन्वेस्टमेंट को अनएक्सप्लेन्ड कंसीडर कर लिया जाएगा। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी अनएक्सप्लेन्ड पाई जाती है, लाइक इन दिस केस गोल्ड, तो वहां पर आपके ऊपर 78% तक का टैक्स लगाया जाएगा। दोस्तों ये 78% का टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसमें 3 कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहले 60% का तो फ्लैट इनकम टैक्स लग जाएगा, देन 25% का फ्लैट रेट के हिसाब से सरचार्ज लगेगा, और 4% का एजुकेशन सेस लगेगा। तो जब आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिवली ये 78% आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए का गोल्ड पाया जाता है विच इज कंसीडर्ड एज एन अनएक्सप्लेन्ड गोल्ड, तो उस 10 लाख रुपए पे 78% के हिसाब से आपसे इनकम टैक्स की वसूली कर ली जाएगी, विच इज कम्स आउट टू बी 7,80,000 रुपीज। तो दोस्तों जब भी आप अपने पास गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट रखें तो इस प्रोविजन को भी याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपके लिए इसी प्रोविजन के थ्रू कोई मुसीबत बढ़ जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपको गोल्ड बेचने से कोई इनकम होती है तो क्या कोई तरीका है जिससे कि आप इनकम टैक्स में उस इनकम को एग्जेम्प्ट करवा सके, या ऐसा कोई तरीका जिससे कि आपको उस इनकम पर इनकम टैक्स ना देना पड़े? यस, देयर इज अ वे। सेक्शन 54 है इनकम टैक्स में, जो बेसिकली आपको यह कहता है कि अगर आप गोल्ड बेचकर आए हैं और आपको उस गोल्ड को बेचने से कोई इनकम हुई है और आप उस इनकम से कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, इसका मतलब आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं या आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं, तो उस केस में आपके कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, आपको डिडक्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों सेक्शन 54F पर ऑलरेडी मेरा एक डिटेल वीडियो है जो मैंने मेरे इस चैनल पर डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेक्शन 54F पर ज्यादा क्लैरिटी लेना तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं।
दोस्तों सेक्शन 54 के तहत जो भी आपका कैपिटल गेन है वो आपका कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप सेक्शन 54F में दी गई सभी कंडीशंस को पूरा कर देते हैं। तो ये थी वो सारी बातें जो एक्चुअली में आपको पता होनी चाहिए इन रेस्पेक्ट ऑफ अ टैक्सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट एज एन गोल्ड। तो जब भी आप अपने पास गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं, वेदर इट इज अ फिजिकल फॉर्म, वेदर इट इज अ पेपर फॉर्म, वेदर इट इज अ डेरिवेटिव फॉर्म, तो उसके ऊपर किस प्रकार से आपके ऊपर टैक्सेस रहने वाले हैं, व्हाट आर द एग्जेम्पशंस अवेलेबल टू यू इन द इनकम टैक्स एक्ट, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरह के नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव एंड अपडेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आपका सब्सक्राइब करना मुझे इंटरनली मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करता हूं इसी तरह का कंटेंट क्रिएट करने में। आज के वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।